चीजें जानना चाह रहा था। एक तो कल मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ, मैंने आरटीआई लगाई थी, ये टेंडर की जानकारी से संबंधित। तो इसमें इन्होंने धारा 81 घा का हवाला देते हुए इसको व्यापारिक गोपनीयता के अंतर्गत प्रकटन से सफल निविदाकार और व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान हो सकता है, यह कहकर इनने मना कर दिया है। टेंडर की जानकारी मांगी थी और जो उनने जो राशियां जमा करी गई हैं सफल निविदाकार ने, वो मांगा था। तो इसमें कुछ मैं अपील में क्या मैं कर सकता हूँ, ये जानना चाह रहा था। और दूसरा, अभी एक वो रेल घोटाला उजागर किया मैंने 10 करोड़ रुपए का, जो उस पर जांच चल रही है। तो जानलेवा हमला हुआ है अभी पिछले हफ्ते मेरे ऊपर, एफआईआर भी दर्ज कराई मैंने। तो इसमें कुछ प्रोटेक्शन क्या हाई कोर्ट से या कहीं से मुझे मिल सकती है? ये दो चीजें बस मैं सादर जानना चाह रहा था। ठीक है, तो आरटीआई से जुड़ा हुआ आपका मामला समझ में आ रहा है। तो राहुल सर हैं और शैलेश सर हैं, तो कृपया आप में से जो उचित समझें कृपया प्रश्न का जवाब देने का कष्ट करें। शैलेश सर, ये एक बार जरा सवाल फिर से दोहराएंगे? जी सर, सादर नमस्कार सर। मैंने आरटीआई लगाई थी, यहाँ जो रेत का टेंडर हुआ है नरसिंहपुर जिले में, तो उसके टेंडर की जानकारी मांगी थी, नोट शीट वगैरह संपूर्ण नस्ती। और दूसरा, जो इनने जो सफल निविदाकार है उसने जो राशियां जमा कराई हैं उसकी संपूर्ण नस्ती मांगी थी, पत्राचार, नोट शीट वगैरह। तो इसमें ये धारा 81 घा का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि व्यापारिक गोपनीयता के अंतर्गत होने से इसके प्रकटन से सफल निविदाकार पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान हो सकता है, इसलिए चाही गई सूचना दे नहीं हो टेंडर हो सकती। चुका है ना? जी टेंडर हो चुका सर। टेंडर अवार्ड हो गया ना? अवार्ड हो गया सर। बस तो फिर क्या है, अब ये तो ऑलरेडी इसमें हाई कोर्ट का, जैसे मैंने अपने इससे पहले जब मैं बात कर रहा था मैंने आपको बताया भी था कि हाई कोर्ट का इसमें सेटल्ड वो है कि जब भी टेंडर हो जाए उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन सुयो मोटो इनको वेबसाइट पे डालनी है, जी जी, पारदर्शी व्यवस्था के तहत। और ये इन्फॉर्मेशन अब दी जा सकती है। प्रतियोगी स्थिति को नुकसान तब पहुंचता है जब एट द टाइम ऑफ टेंडर, मान लीजिए कि उस समय टेंडर हो रहा होता, इन्होंने क्या कोड दिया है, आप उस समय अगर आपको ये कागज मिल जाएंगे तो आप फिर उससे कम कोड का आप दे देंगे, तब होता है। सर। अभी तो कोई रीजन ही नहीं है, अब तो हो गया। अब तो इनको बताना चाहिए कि बाकी लोगों ने कितना कोटेशन दिया था, इन्होंने कितना दिया था, इन्होंने क्या क्या शर्तें थी। तो ये सब तमाम चीजें तो सामने आनी चाहिए। जी जी, तो इसमें आप अपील करिए। अपील करने के बाद फिर आप अगर अपील पे भी नहीं मिलती तो फिर सेकंड अपील सूचना आयोग में करिए। लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं इसमें ऑलरेडी। जी 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 जी, धन्यवाद सर। सर एक निवेदन और था, बस ये जानना चाह रहा था कि अभी एक रेत घोटाला जो मैंने एक्सपोज किया है 10 अब करोड़ ऐसी रुपए का, इन्फॉर्मेशन आप सोचिए, ये जो एक्ट आ जाएगा ना, ये जो डाटा प्रोटेक्शन, जी, तो वो कंपनी तो अभी इन्होंने तो फिर भी ये प्रतियोगी स्थिति को ये करके किया है। कल जो है वो जो व्यक्ति है वो कह देगा ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मेरे बिजनेस की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। जी शिवानंद जी, जिनको सवाल मुद्गल साहब से पूछना है ना, उन्हीं को पहले ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है, आपको जबरदस्ती ना पूछवाइए प्रवीण जी, बड़े अच्छे सवाल है, ये टारगेटेड सवाल है और बढ़िया आंसर दिए जा रहे हैं इसके। तो आप मतलब मुझे निकलना है ना, इसलिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सही है। जो मुद्गल साहब से जो सवाल पूछना चाहते हैं वो लोग पहले देवेन जी और तन्मय जी भी जाना चाह रहे हैं। मतलब सभी का समय लगभग एक के आसपास ही है, तो कृपया, ठीक है देवेन जी, आपका क्या प्रश्न है? आपने थैंक यू शिवानंद भाई। सभी साथियों को नमस्कार। मैं सिर्फ सर इतनी बात बोलना चाहता हूँ कि डीपीडीपी बिल को सिर्फ अपन इतने तक न रखें कि ये सूचना के अधिकार तक ही है। ये हमारे लिए इस डिजिटल युग में जो 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं ना, इसमें आगे हमारे आने वाले समय के लिए पूरा एक महत्वपूर्ण जरिया होगा और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसको हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते सिर्फ ये बोल के कि उसमें सूचना अधिकार को अमेंडमेंट करने की बात कही गई है। ये तो विरोध का सबसे बड़ा विषय है ही हमारे साथियों के तरफ से, लेकिन ये बिल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बिल के लागू होने का, ये लागू करने के जितने भी तरीके हैं, जितने भी कंटेंट्स हैं, क्योंकि हम पिछले 15 दिनों से इस पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ और इसके लिए हमने पर्टिकुलर ग्रुप बना के इस पे पर्टिकुलर टॉपिक्स पे हमने काफी सारे डिस्कशन किए हैं। ये किसी भी तरीके से ये कानून जो है संवैधानिक तरीके से नहीं है। इसमें इतनी खामियां भरी पड़ी हैं जिसका कोई मतलब सेंस नहीं है। हमको आज दिन तक ये नहीं समझ में आया कि इस कानून के जरिए से सरकार आखिर किस तरीके का डाटा प्रोटेक्शन हमारे लिए करना चाहती है। क्योंकि जब पुट्टास्वामी जजमेंट के मामले के बाद से
आधार कार्ड के गोपनीयता, प्राइवेसी, सारी बातें जितनी आने लगी, डेटा प्रोटेक्शन की जितनी बातें आने लगी, ये जितनी भी थी बातें सब थी सेंसिटिव पर्सनल डेटा से रिलेटेड, और इस सेंसिटिव वर्ड को ही पूरा खा गया है और इसके जगह ला दिया गया है पर्सनल डेटा। सिर्फ और सिर्फ पर्सनल डेटा की बात की जा रही है। जब बात की गई थी 2018 के बिल में, तब बात की गई थी कि राइट टू प्राइवेसी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, उसकी प्राइवेसी की नीड होनी जरूरी है। हमारी किसी भी तरीके की सिक्योरिटी ये एक्ट नहीं करता है। अगर आज ये एक्ट लागू भी होता तो मैं सीधा सा सवाल करता हूं कि आज जो 4 करोड़ मरीजों का डाटा जो एम्स से चोरी हो गया है, उस पर सरकार कर क्या लेती? सरकार उन मरीजों के डेटा जिनके गायब हुए हैं उनको किस तरीके से उनको रेमेडीज कुछ मिल पाती, उनको किस तरीके का कोई कंपनसेशन मिल पाता? क्या इन हैकिंग को रोक पाती सरकार? या जो हैकिंग करने वाले हैं जिनका पता चल चुका है सरकार को, इनका कुछ बिगाड़ पाती सरकार, कुछ कर पाती, इससे कोई लाभ हो पाता, तब तो इसका फायदा हो। आज सरकार अच्छी तरीके से जानती है कि जो पर्सनल डेटा है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर अगर डेटा सेंटर हो, डेटाबेस हो, तभी ये डेटा सुरक्षित रह सकता है या इसमें कंट्रोल करना सरकार के लिए पॉसिबल हो। वो चाहे कितने ही बड़े जुर्माने की बात कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना भारत के अंदर डेटा सेंटर बनाए वो उसको कंट्रोल कर पाए, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से बैकअप जो है इंडिया के बाहर जाएगा, और वो इंडिया के बाहर जो बैकअप जाएगा है ना, वो इंडिया के कंट्रोल में है ही नहीं। और सीधी सी बात है, हर कोई ये जानता है कि अगर एक बार डेटा किसी कंपनी के पास पहुंच गया है और कल को ब्लैक वेब या किसी पोर्टल में आके वो बिक रहा है वो डेटा, तो वो कंपनी बाद में तो ये बोल देगी पता नहीं, मुझे नहीं पता मेरा डेटा कैसे हैक हो गया, मैंने इसको नहीं बेचा है। लेकिन सब कोई जानते हैं कि बेचा है। ये चीज जो है खुद ऑलरेडी फ्रांस में 440 करोड़ का जुर्माना गूगल जैसी कंपनी पर लग चुका है डेटा का वो करने के कारण से। 880 करोड़ का जुर्माना फिर लगा कि उसमें सही पाया गया कि उसको बेचा गया है। 1327 करोड़ का जुर्माना अमेरिका ने खुद गूगल के ऊपर लगाया है कि भैया वो बच्चों के डेटा जो है विज्ञापन करने के लिए कंपनियों को बेच रहे हैं। मतलब आपके साथ गूगल असिस्टेंट के जरिए से आप क्या बात कर रहे हैं, आपका फोन बंद है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपकी डेटा चोरी हो रही है। आप सिर्फ बाई और सेल, कुछ खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, गूगल जैसी कंपनी जो आज हमारे हर डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, iOS सिस्टम, एंड्रॉइड सिस्टम सब में हमारे अंदर घुसी हुई है। ये सब से हम किस तरीके से प्रोटेक्ट हो पाएंगे, इस पर भी हमको सोचना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी कहानी, आप ये मत सोचिए कि इस कहानी के बदौलत सिर्फ हम वो कर पाएंगे। इन कहानियों पर चर्चा होनी इसलिए जरूरी है, इसी के जरिए से ये चीज डिफाइन हो पाएगी कि किस चीज के प्रोटेक्शन की नीड है। जब प्रोटेक्शन की नीड सिर्फ हमारे कुछ सेंसिटिव डेटा तक आएगी और सीमित होगी, तो ऑटोमेटिक जो हमारा सूचना का अधिकार कानून है वो इससे अलग हो जाएगा, क्योंकि सरकार बिल्कुल इस बात को बताने के लिए सक्षम नहीं है कि आखिर सूचना के अधिकार अधिनियम का उस कानून या उस प्रावधान को खत्म करके किस तरीके से कोई फायदा होने वाला है डीपीटीपी बिल में। अगर इस संबंध में माननीय स्पीकर सदस्यों में से कोई भी मुझे थोड़ा सा भी गाइड कर पाए तो मैं उनके लिए मतलब बहुत बहुत आभारी रहूंगा। तो मैं कुछ बोलूं इस बारे में? यहाँ तन्मय जी बिल्कुल, हाँ जी, आप दोनों जी बिल्कुल बिल्कुल। देवेंद्र भाई, आप मतलब मुझे सवाल आपका क्या था वो मुझे समझ नहीं आया, बट आपने जो बोला एकदम सही बोला और बहुत बढ़िया बोला। उसमें से जो आपने एक बात बोली जो एम्स वाली है, उसमें एक बहुत छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो आरटीआई एक्ट से ये 81J को अमेंड करके बदलना चाहते हैं, उसी प्रावधान में एक और है उप प्रावधान, जिसमें वो आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है, उसमें से सेक्शन 43A को रिपील करने की बात कर रहे हैं, और सेक्शन 43A आईटी एक्ट रिपील होकर सेक्शन 25 इस बिल का लागू हो जाएगा। इन दोनों प्रावधान में अंतर क्या है वो जानना बहुत जरूरी। सेक्शन 43A आईटी एक्ट ये कहता है कि अगर डेटा ब्रीच में या डेटा प्रोटेक्ट ना कर पाने से आपको, यूजर को कोई हानि होती है, तो जो इसके जिम्मेदार हैं उनको आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। वो कॉम्पेंसेशन कितना होगा, कैसे पता लगाया जा पाए कि आपको जो हानि हुई है उसका फाइनेंशियल एक्सटेंट कितना है, उसको रुपयों या पैसों में कैसे कैलकुलेट किया जाए, वो एक पूरी तरह से अलग बात। बट फलसफा जो है वो कम से कम इतना तो है कि किसी प्रकार का कॉम्पेंसेशन आपको मिलेगा
अगर आपके डेटा के चोरी होने से आपको हानि हुई है उन लोगों से जो इस डेटा की चोरी के जिम्मेदार हैं। तन्मय सर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सेक्शन 31 जो इस बिल में प्रस्तावित है उसके जरिए से जो 43A है उसको पूरा ओमिट कर दिया गया है, जो कि हमको क्षतिपूर्ति का प्रावधान पुराने IT एक्ट 2000 के अंदर में मिलता था, जिसके अंदर में हम 5 करोड़ तक के भी क्षतिपूर्ति की डिमांड कर सकते थे। वो क्षतिपूर्ति का पूरा क्लॉज खत्म कर दिया गया है। उसी के अंदर में सेक्शन 81 था IT एक्ट का, उसको पूरा का पूरा ओमिट कर दिया गया है। जो ओवरराइडिंग इफेक्ट था वो भी IT एक्ट का खत्म कर दिया गया है। जिस प्रावधान के अंदर में 87 की इन चीजों को इस तरीके से रखा जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, उस प्रावधान को भी इसके अंदर में से खत्म कर दिया गया है। मतलब आपके लिए कोई रास्ता नहीं रखा गया। यहाँ तक कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति जो प्रस्तावित बोर्ड है जो इसके प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा, है ना, उस बोर्ड के पास अगर आम व्यक्ति चला गया और अपनी बात को स्पष्ट तरीके से नहीं रख पा रहा है या किसी तरीके से वो अपने आप को सही साबित नहीं कर पाया, तो ये राइट्स दिया गया है बोर्ड को कि आप शिकायतकर्ताओं के ऊपर 10-10 हजार का जुर्माना लगा के हतोत्साहित कीजिए ताकि आपके पास कोई शिकायत लेके ही ना आ सके। तो जब इस तरीके के प्रावधान और कानून के साथ आप सरकार इस एक्ट को ला रही है, तो इस एक्ट को किसके फेवर में माना जाए, आखिर सरकार करना क्या चाहती है वो ये बता दे। हम तो सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि इस कानून से आखिर में क्या लाभ होगा या सरकार किस तरीके से डाटा का प्रोटेक्शन कर पाएगी, वो हमको समझा दे। हम समझा देंगे तो हम मान जाएंगे कि भाई ठीक है, अगर देश हित के लिए RTI एक्ट को भी खत्म करना जरूरी है, नागरिकों की स्वतंत्रता को खत्म करना जरूरी है, तो हम वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन समझाए तो सरकार कि भाई किस कारण से इस एक्ट में इन प्रावधानों की जरूरत है। देवेंद्र जी समझा रही है सरकार ना, ये अकेला की तो समझा रही है। चलिए अब इसमें बस मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि देवेंद्र जी आपको तो बहुत ज्यादा जानकारी है इसके ऊपर, बहुत अच्छी बारीक जानकारी, और बहुत आप बल्कि इसको शेयर करें, और आप लोग अगर चाहें तो देवेंद्र जी के साथ ही सेशन करा दें। एक मुझे लगा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने एक टेबल बनाई है और उसमें उन्होंने एक एक जो शब्द का भी परिवर्तन है उसको उन्होंने नोट किया है। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, मैं उनको शेयर कर लूंगा प्रवीण जी के साथ, और वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। उसमें आप देखना चाहें तो कुछ हो सकता है कुछ चीजें मिसिंग भी हो, तो वो उसमें आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि शुरू से ही ये जो बिल है वो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये सिटीजन का डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। गवर्नमेंट ने अपने आप को बचाने की कोशिश इसमें की है, अपनी एजेंसियों को बचाने की कोशिश की है। और मुझे तो लग रहा है शुरू से पहला शब्द जो है, जब आपने उसमें कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2002, तो उसमें पर्पस लिखा हुआ है। तो उसमें पहले वाले में आप देखेंगे कि जो 2019 का था वो काफी बड़ा था पर्पस उसका, और इसमें काफी छोटा हो गया है। तो उसमें कुछ चीजें रिमूव की गई है। तो जो उसमें एक चीज रिमूव की गई है वो आप ध्यान से सुनिए कि इसमें इन्होंने किया है कि प्रोटेक्शन, पिछले जो 2019 वाले में था कि द पर्पस ऑफ द बिल, वो वाला चल रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ द डिजिटल प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स रिलेटिंग टू देयर पर्सनल डेटा, वो निकाल दिया। तो उसमें मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका पूरी चीज ही जो है पर्सनल डेटा के बारे में, लेकिन उसको चुन चुन के ऐसी चीजों को निकाला गया है जिसको कि बाद में ये ना कह सके इंडिविजुअल कि हमारी वजह से, मतलब कि इसमें गवर्नमेंट ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। तो मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। और मैं सहमत हूँ आपकी बात से। दूसरी बात मैं छोटी सी ये कहना चाहूंगा, दो चीजें होती है, ओमिशन और कमीशन। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो कमीशन किया, जो लिखा, अब हमारा सारा ध्यान उसके ऊपर केंद्रित है। हम अंडरलाइन कर रहे हैं, गोले बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इंक्लूड्स की जगह मीन्स आ गया, इसका क्या मतलब है ये वो। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें क्या है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि इसमें ओमिशंस क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको इंक्लूड किया जाना चाहिए था जो इंक्लूड नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सर्च एंड सीजर का, कि अगर आप सर्च एंड सीजर करने के लिए मेरे घर में आते हैं तो आप मुझसे कहेंगे कि मेरा सब कुछ तो ले लिया आपने, मेरा मोबाइल फोन भी ले लिया और मेरा लैपटॉप भी ले लिया आपने, उसके बाद आपने मेरे सारे पासवर्ड भी ले लिए। और तो इसमें जो है ये ओमिशंस है जो कि इंक्लूडेड होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। तो हम इन सबको देखें, और इसीलिए सिर्फ आरटीआई की दृष्टि से नहीं, इस बिल को पूरे सिटीजन्स की और प्राइवेसी की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 बज भी गए हैं और आपको जाना भी है, मैसेज भी है। और प्रवीण सर, कृपया विदाई समारोह का कार्यक्रम अब आप ही
इसको आगे बढ़ाएं। प्रवीण सर सुन रहे हैं? हमने विदाई समारोह कह दिया। नहीं, क्या है कि जो टाइमिंग दी गई है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। देखिए 1:15 की थी एनीवे, मगर शैलेश गांधी जी भी कहा कि 1 बजे मैं भी निकलूंगा। हाँ, तो इसीलिए उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यदि मतलब 2-5 मिनट हो, 2-3 सवाल हैं किसी के, हाँ, एक तो ले गोल्ड लेते जी हैं। है, दूसरे हैं, तो यदि 5 मिनट यदि सर आप दोनों एग्री करें, रजनीश सवाल है दोनों, एक जयपाल जी और गोरडे जी। सर गुड आफ्टरनून। सवाल एकदम ब्रीफ में पूछिए। हाँ जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल है, उसमें मैक्सिमम सीपीआईओ कितने हो सकते हैं? ओके, बस। कौन जवाब देगा? अब आरटीआई से जुड़ा हुआ है तो शैलेश सर हैं, राहुल सर हैं। शैलेश जी, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं लिखा गया। ओके, निश्चित। जयपाल जी। हाँ, जयपाल जी आपका प्रश्न, अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। अनम्यूट कीजिए। बस 5 मिनट जी आदरणीय, मेरा श्रीमान जी संक्षिप्त में प्रश्न है माननीय पटेल सर से, शैलेश जी सर से, कि वास्तविकता में जो है पहले 2005 जो आरटीआई एक्ट आया था उसी से कांग्रेस सरकार चली गई थी, और यही जो गलती है ये बीजेपी शासन जो है ये चाहती कि इसको आरटीआई एक्ट को और जो पर्सनल डाटा एक्ट है इसको ला करके जो हमारी कमियां है इनको उजागर न किया जाए और अपने आप को बचाया जाए। सिर्फ मेरा इतना ही श्रीमान जी, क्योंकि आरटीआई गोरडे जी सीख रहे हैं। या प्लीज जी, गोरडे जी। बहुत अच्छा आपका कमेंट है। हाँ गोरडे जी। हाँ सर, मेरा सवाल जो है सर इंटरप्रिटेशन के बारे में है, स्पेशली आरटीआई कानून का सेक्शन 22 और सेक्शन 3 और 81G। तो मुझे ये जानना चाहता हूं मैं कि जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे शाल यानी बाइंडिंग हो गया, राइट, और यदि प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होगा तो ऑल टाइम वो एप्लीकेबल होगा, ऐसा मुझे लगता है। और सेक्शन जो 81J जो है सर, उसमें जो यूज किया है प्रेजेंट टेंस किया है। तो मेरा सवाल ऐसा है कि 81J शायद फ्यूचर में भी एप्लीकेबल हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ऐसा थिंक करता हूँ कि महाराष्ट्र में जो आरटीआई एक्ट आया था तो उसके जो प्रियम्बल में सीधा लिखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 एक्टिवेट करने के लिए है, इस तरह का मैसेज था। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट थे कि आरटीआई आना चाहिए। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 81 बस लंबा मत कीजिए। शैलेश जी, आपका प्रश्न क्या है? मुझे ऐसा बोलना है कि यदि सेक्शन 81J में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया है तो उसका ग्रामेटिकल मीनिंग होता है कि ऑल टाइम एप्लीकेबल। फॉर एग्जांपल, he lives there, it is applicable all time, मगर अगर ये अमेंडमेंट हो गया तो ये खत्म हो जाएगा। 81J से कोई भी इंफॉर्मेशन मना करना बहुत इजी हो जाएगा कानूनी तौर पे। RTI Act will become act to deny information। नहीं सर, मेरा सवाल कैसा है, डिस्कशन मत कीजिए। नरेश कुमार जी, आप नेक्स्ट टाइम आइए सर। सर मैंने कुछ बिल की कॉपी मांगी थी और कुछ एम्प्लॉय की सैलरी के स्टेटमेंट मांगा था, तो उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि भाई ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, नहीं दी जा सकती, किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन है। और दोबारा आरटीआई लगाए, दोबारा जवाब देते कि आरटीआई के एम्बिट में नहीं आती है। आज जो कानून है वो हिसाब से ये गैर कानूनी जवाब है, मगर जो कानून का संशोधन हो जाएगा तो वो सब इधर